नमस्कार। हम सभी द्विविमीय ज्यामिति अर्थात टू डायमेंशनल ज्योमेट्री से परिचित हैं। हम जानते हैं कि टू डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी द्विविमीय ज्यामिति में किसी बिंदु की स्थिति इस मूल बिंदु के सापेक्ष यदि हमें बताना हो तो हमें x दिशा और y दिशा का उपयोग करना होता है और इसके आधार पर हम किसी बिंदु की स्थिति को बताते हैं। मान लीजिए कि एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है 3, 2 यानी x अक्ष की दिशा में 3 दूरी और y अक्ष की दिशा में 2 दूरी। यदि इस बिंदु को बताना हो तो हम इस ढंग से इसको बता सकते हैं। पहले x अक्ष की दिशा में 3 दूरी चली जाएगी, फिर y अक्ष की दिशा में y अक्ष की दिशा में 2 दूरी तय करने के बाद में इस बिंदु के निर्देशांक हमें प्राप्त हो रहे हैं 3, 2। मान लीजिए y का मान यदि हम कम करें, ऋणात्मक करें, यदि y का मान 0 हो तो बिंदु हमें x अक्ष पर प्राप्त होगा और यदि x कोऑर्डिनेट का मान 0 हो तो बिंदु हमें y अक्ष पर प्राप्त होता है। और हम ये 4 हिस्से देख रहे हैं जिनको कि हम प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। यदि x का मान ऋणात्मक हो और y का मान धनात्मक हो तो बिंदु हमें द्वितीय चतुर्थांश में प्राप्त होगा। यदि x का मान ऋणात्मक हो और y का मान भी ऋणात्मक हो तो बिंदु हमें तृतीय चतुर्थांश में प्राप्त होगा। और यदि x का मान धनात्मक लेकिन y का मान ऋणात्मक हो तो चतुर्थ चतुर्थांश में। देख सकते हैं हम इसको, यदि हम x का मान ऋणात्मक करें तो बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में पहुंच गया है। ये देख सकते हैं बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में। और यदि y का मान ऋणात्मक करें तो बिंदु तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा। ये देख सकते हैं हम बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। और यदि हम x का मान धनात्मक करें लेकिन y का ऋणात्मक ही रहने दें तो बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में आ जाता है। ये तो रही बिंदु की स्थिति। और हम देख सकते हैं ये बिंदु की स्थिति हम एक समतल में बता रहे हैं। यदि कल्पना करें कि ये बिंदु उठ करके बाहर आ जाए, या तो हमारी तरफ आए या पीछे की तरफ चले जाए, तो उस स्थिति में हमें इस बिंदु की स्थिति को बताने के लिए तीसरी दिशा की भी जरूरत होगी, जिसको कि हम कहते हैं z अक्ष की दिशा। और z अक्ष की दिशा x अक्ष की दिशा और y अक्ष की दिशा दोनों के लंबवत होगी। आइए इसको भी देखें हम। ये आप देख रहे हैं z अक्ष की दिशा जो x अक्ष की दिशा और y अक्ष की दिशा दोनों के लंबवत है। आइए इसको भी थोड़ा सा घुमा करके देखें हम, तो हम देख सकते हैं कि ये x अक्ष और y अक्ष दोनों के लंबवत दिशा में है। अब यदि कोई बिंदु बीच आकाश में स्थित है तो वो इन 4 हिस्सों में हो सकता है। ये पहला हिस्सा देख रहे हैं, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा, ये ऊपर की तरफ है। और यदि इससे नीचे जाए हम, ये देखिए, ये हमने सब तरफ से इसको घुमा करके देख लिया, तो किसी बिंदु की स्थिति 8 स्थान पर हो सकती है। आइए पहले देखें हम, जब x का मान धनात्मक, y का मान धनात्मक और z का मान धनात्मक है तो इस बिंदु को हम आरेखित करें। x का मान हमने लिया है 3.4, y का मान 2.6 और z का मान 1। यानी इस बिंदु तक पहुंचने के लिए x की दिशा में 3.4 दूरी, y की दिशा में 2.6 दूरी और z की दिशा में +1 दूरी। तो आइए इसको देखें, बिंदु कहाँ हमें प्राप्त हो रहा है। ये हम देख रहे हैं, पहले x अक्ष की दिशा में दूरी तय की गई 3.4, फिर y अक्ष की दिशा में दूरी तय की गई 2.6, फिर z अक्ष की दिशा में दूरी तय की गई 1। तो इस तरह से ये जो बिंदु हमें प्राप्त हो रहा है ये इन तीनों दिशाओं में चली गई दूरी के आधार पर प्राप्त हो रहा है। और ये बिंदु हमारी ओर है। यदि हम z का मान ऋणात्मक कर दें तो बिंदु नीचे की ओर चल जाएगा। आइए देखते हैं इसको भी। चित्र में हम देख पा रहे हैं बिंदु A जिसके निर्देशांक 3, 2, 1 है और बिंदु B जिसके निर्देशांक 3, 2, -1 है। तो आइए
इन बिंदुओं की स्थिति त्रिविमीय आकाश में किस प्रकार होगी, देखें हम। ये हम जो देख रहे हैं ये बिंदु ए है जिसके निर्देशांक 3, 2, 1 है, अर्थात एक्स अक्ष की दिशा में चली गई दूरी 3, वाई अक्ष की दिशा में चली गई दूरी 2 और जेड अक्ष की दिशा में चली गई दूरी 1 है। आइए इसकी दिशा हम बदल करके देखते हैं। तो हम देख सकते हैं ये वाई अक्ष की दिशा में चली गई दूरी 2 है, एक्स अक्ष की दिशा में चली गई दूरी 3 है, ये देख सकते हैं 3 दूरी चलने पर बिंदु ए तक पहुंचेंगे। और जेड अक्ष की दिशा में, अब ये जेड अक्ष की दिशा में दिखने लगी और इसमें चली गई दूरी 1 है। अब बिंदु बी के निर्देशांक 3, 2, -1 है, ठीक इसी प्रकार है, लेकिन जेड अक्ष की दिशा में ऋणात्मक है, इसलिए ये बिंदु नीचे की तरफ मिलेगा हमें। तो इस तरह से इन बिंदुओं को हम देख सकते हैं सभी दिशाओं में घुमा करके। हम देख सकते हैं बिंदु ए, ये जो हम तल देख रहे हैं ये एक्स वाई तल है और एक्स वाई तल से ऊपर की दिशा में बिंदु ए है और नीचे की दिशा में बिंदु बी है। तो इस तरह से हम किसी भी बिंदु की स्थिति को आकाश में स्थापित कर सकते हैं। उसके लिए हम उसके निर्देशांक ढूंढ सकते हैं और दिए हुए निर्देशांकों के अनुरूप उस बिंदु की स्थिति को बता सकते हैं। आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, एक बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, इसके वाई निर्देशांक और जेड निर्देशांक क्या होंगे। तो हम जानते हैं बिंदु यदि एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसके वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट 0 होंगे, इसलिए उस बिंदु के निर्देशांक होंगे x 0, 0। अगला प्रश्न है, एक बिंदु एक्स जेड तल में है तो इसके वाई निर्देशांक क्या होंगे। तो चूंकि बिंदु एक्स जेड तल में है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो उस बिंदु के निर्देशांक x 0 z होंगे। उन अष्टांकों के नाम बताइए जिनमें निम्नलिखित बिंदु स्थित है। तो बिंदु 1, 2, 3, तो बिंदु 1, 2, 3 में x कोऑर्डिनेट भी धनात्मक है, y भी धनात्मक है और z भी धनात्मक है, तो इसको हम व्यक्त करेंगे xo yz के द्वारा। बिंदु 4, -2, 3, इस निर्देशांक में हम देख रहे हैं इसका y का कोऑर्डिनेट ऋणात्मक है, तो xo y डैश z, जो ऋणात्मक हो उसके आगे हम डैश लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पर y ऋणात्मक है तो y डैश हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं 4, -2, -5, यहाँ पर y ऋणात्मक है और z ऋणात्मक है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे xo y डैश z डैश। अगले में 4, 2, -5, यहाँ पर z ऋणात्मक है तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे xo y z डैश। तो ये इसके अष्टांक का नाम इस प्रकार से निर्धारित हो जाएगा। तो सरल है, शेष प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक साथ मिलकर के एक तल बनाते हैं, तो उस तल को हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर ये प्रश्न एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक साथ मिलकर के एक तल बनाते हैं। इस प्रश्न को यदि आप सुधार लें तो इसका उत्तर होगा एक्स वाई तल, और यदि प्रश्न इसी रूप में होता है जेड अक्ष और वाई अक्ष, तो ये जो तल होता है ये वाई जेड तल होता है। अगला प्रश्न है, एक्स वाई तल में एक बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होते हैं। तो हम जानते हैं एक्स वाई तल में जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसमें जो निर्देशांक होंगे वो एक्स वाई 0 के रूप में होंगे। निर्देशांक तल अंतरिक्ष को 8 भागों में विभाजित करते हैं, तो अष्टक, उनको अपन अष्टक कहते हैं, और ये 8 भागों में उसको विभाजित करते हैं। त्रिविमीय आकाश में हमने किसी बिंदु की स्थिति तो निर्धारित कर ली, जो हम बिंदु x1, y1, z1 के द्वारा देते हैं। मान लीजिए कि दो बिंदु हैं P और Q, दोनों के निर्देशांक हमें मालूम है x1, y1, z1 और x2, y2, z2, और हम इनके बीच की दूरी ज्ञात करना चाहते हैं। मान लीजिए कि एक बिंदु P है और दूसरा बिंदु Q, ये आकाश में स्थित है, ये x अक्ष, ये y अक्ष, मान लीजिए कि इसको x अक्ष कहा, ये y अक्ष और ये z अक्ष। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है।
तो ये हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हुए हमारे पास में सूत्र हमें प्राप्त हो जाता है पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र के आधार पर हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। उदाहरण देखें, हम बिंदु दिए हुए हैं 1 माइनस 3 4 और माइनस 4 1 2, इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, और सूत्र में हमने मान रखा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 1 माइनस माइनस 3 यानी प्लस 3 हो गया का होल स्क्वायर, और z2 माइनस z1 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको हमने हल किया तो ये हमें प्राप्त हो रहा है 3√5। इसी से जुड़ी हुई अगली संकल्पना है, दिखाना है कि तीन बिंदु संरेखीय है। यदि तीन बिंदु संरेखीय होते हैं तो उनको मिलाने वाली रेखा में PQ और QR बराबर PR, इस तरह की स्थिति हमें प्राप्त होती है। तो हम ज्ञात करेंगे बिंदु PQ, बिंदु QR और बिंदु दूरी PR। तीनों हमने ज्ञात की, PQ ज्ञात किया, QR ज्ञात किया और PR ज्ञात किया। तीनों दूरी निकालने पर हम देख रहे हैं PR दूरी आ रही है 3√14, QR आ रही है 2√14 और PQ √14। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इन दो का योग तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है। तो जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आए तो वो तभी संभव है जब तीनों बिंदु PQR संरेख हो। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि बिंदु संरेख है। अगला उदाहरण, बिंदु ABC एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये हमें पुष्टि करना है, जानना है। तो हम AB दूरी ज्ञात की, AB का वर्ग ज्ञात किया, BC का वर्ग यानी बिंदु B और C लेकर के B और C के बीच की दूरी ज्ञात की, तो BC का वर्ग हमें प्राप्त हुआ। और इसी तरह से बिंदु A और C लेकर के हमने दूरी CA का वर्ग ज्ञात किया। और हम देख रहे हैं यहाँ पर CA का वर्ग धन AB का वर्ग बराबर नहीं है BC के वर्ग के। यदि ये बराबर होता तो इसका अर्थ होता कि ये पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर पालन हो रहा है, और पाइथागोरस प्रमेय तभी पालन होता है जब त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो। तो चूंकि यहाँ पर पालन नहीं हो रहा है इसलिए दिया हुआ त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज नहीं है। अगला प्रश्न है कि दो बिंदु A और B के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं, तो गतिशील बिंदु P के पथ का समीकरण ज्ञात करना है जब वो PA का वर्ग धन PB का वर्ग बराबर 2K का वर्ग के बराबर हो। इस नियम का पालन करें। तो मान लिया कि बिंदु P के निर्देशांक XYZ है, तो हमने PA का वर्ग ज्ञात कर लिया पहले बिंदु P और बिंदु A को लेकर के, ये PA का वर्ग हो गया। इसी तरह से बिंदु P और बिंदु B -1 3 -7 इसको लेकर के हमने PB का वर्ग ज्ञात कर लिया। और अब ये शर्त दी हुई है हमें PA का वर्ग धन PB का वर्ग बराबर 2K स्क्वायर। इस शर्त में हमने मान रख दिया, और मान रखने के बाद जब हमने इसको हल किया तो ये जो समीकरण हमें प्राप्त हो रहा है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर -4x -14y प्लस 4z इज इक्वल टू 2K स्क्वायर माइनस 109, ये बिंदु पथ है, उस बिंदु का बिंदु पथ है जो इस दिए हुए नियम का पालन करता है। आइए अब प्रश्नावली के प्रश्नों को देखें। प्रश्न में हमें दिया हुआ है दो बिंदु, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सूत्र हम लगाएंगे x1 y1 z1 और x2 y2 z2 के बीच की दूरी x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और सूत्र में हमने मान लगाया, मान रखा, और उसके बाद में इसको हल कर लिया। सरल प्रश्न है, इसी ढंग से अन्य प्रश्नों को भी आप हल कर सकते हैं। यहाँ पर बिंदु A और B के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक इसी ढंग से तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न आप हल कर पाएंगे। प्रश्न क्रमांक 2 में हमें बताना है कि ये बिंदु संरेख है। बिंदु 3 ABC संरेख यदि होंगे तो AB का योग AB दूरी और BC दूरी इस AC दूरी के बराबर होगी। और यदि ये बिंदु B
संरेख नहीं हो, यानी बिंदु बी यदि इस रेखा पर स्थित ना हो, तो एक ट्रायंगल इनइक्वलिटी हमें प्राप्त होती है, त्रिभुजीय असमीका, यानी सबसे बड़ी भुजा का योग अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर नहीं होता है। लेकिन यदि तीनों बिंदु संरेख हैं तो हम देख सकते हैं कि ए बी धन बी सी बराबर ए सी हमें हमेशा प्राप्त होगा। तो हम दूरी ज्ञात करेंगे, ए बी ज्ञात करेंगे, बी सी ज्ञात करेंगे और ए सी ज्ञात करेंगे। देख सकते हैं ये ए बी दूरी, बी सी और ए सी तीनों ज्ञात कर ली, और यहाँ हम देख रहे हैं ए बी धन बी सी बराबर ए सी, इसलिए दिए हुए बिंदु संरेखी हैं। इस प्रश्न में हमें समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बताना है। तो ये शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी, तो हम ए बी, ए सी और बी सी याद करेंगे और देखेंगे कि अगर दो भुजाएं बराबर आ रही तो इसका अर्थ होगा कि वो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में समकोण त्रिभुज के शीर्ष बताना है, तो हम देखेंगे कि वो पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रही है यदि, तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। और समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए हों तो समांतर चतुर्भुज में हम सबसे पहले इसको आरेखित कर लेंगे और हम देखेंगे कि आमने सामने की भुजाएं यदि बराबर हो तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। तो आइए इसी चीज को हम देखें। पहला प्रश्न, इसमें हमने भुजा ए बी और भुजा बी सी ज्ञात की, तीन शीर्ष दिए हुए हैं और हम देख रहे हैं कि दो भुजाएं आपस में बराबर है, इसलिए त्रिभुज समद्विबाहु है। दूसरे त्रिभुज में तीनों शीर्ष दिए हुए हैं, तो हमने तीनों भुजाएं ज्ञात की और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का पालन हो रहा है। ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग बराबर सी ए का वर्ग, इसलिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। और अगले प्रश्न में जिनको हमने आरेखित किया ए बी सी डी, और हम देख रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज का शीर्ष कब होंगे, जब भुजा ए डी भुजा बी सी के बराबर हो, ए बी सी डी के बराबर हो। इस ढंग से भी देख सकते हैं और इस ढंग से भी देख सकते हैं कि हमने ए सी का मध्य बिंदु ज्ञात किया और बी डी का मध्य बिंदु ज्ञात किया, और ये यदि आपस में बराबर हैं तो भी ये आपस में एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और समांतर चतुर्भुज हैं। तो इस प्रश्न में आपको क्या ज्ञात करना है, ए बी दूरी ज्ञात करना है, डी सी दूरी ज्ञात करना है, दोनों को बराबर बताना है, बी सी दूरी ज्ञात करना है और डी ए दूरी ज्ञात करना है, इन दोनों भुजाओं को भी बराबर बताना है। तो इस ढंग से दूरी के आधार पर इस प्रश्न को आगे हल करेंगे। मध्य बिंदु निकालने की जो विधि है वो हम आगे देखेंगे। ऐसे बिंदुओं का समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 2 3 और 3 2 -1 से समदूरस्थ हैं। तो मान लिया कि बिंदु P जिसके निर्देशांक x y z है, ऐसा बिंदु है जो A और B से समदूरस्थ है, यानी PA बराबर PB। तो PA दूरी हमने ज्ञात कर ली, ये P और A के बीच की दूरी है, और P और B के बीच की दूरी ये हमने ज्ञात कर ली जब हमने बिंदु P और B को लेकर के अब दोनों पक्षों का वर्ग किया। हमने वर्ग करने के बाद इसको हल किया, तो हल करने के बाद हम समीकरण प्राप्त कर रहे हैं ये। अगला प्रश्न, बिंदु P से बने समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके दूरियों का बिंदु A और B से दूरियों का योगफल 10 है। ठीक इसी ढंग से किया हमने, हमें दिया हुआ PA + PB बराबर 10, तो बिंदु A और P लेकर के हमने PA दूरी ज्ञात की, बिंदु B और P लेकर के हमने PB दूरी ज्ञात की, और ये 10 के बराबर दिया हुआ है, इसको आगे हल किया, वर्ग किया हमने, दोनों पक्षों का वर्ग किया और इसको हल किया। तो हल करने के बाद में जो समीकरण हम प्राप्त कर रहे हैं वो ये है, 9x² + 25y² + 25z² - 225 बराबर 0। अगली अवधारणा है विभाजन सूत्र की या सेक्शन फार्मूला। यदि दो बिंदु P और Q हो और एक बिंदु R, इनको m/n में विभाजित करें तो इस बिंदु R के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है।
आइए देखें, ये बिंदु P x1 y1 z1 है, बिंदु Q x2 y2 z2 है और बिंदु R x y z है। तो और ये बिंदु P और Q को m अनुपात n में विभाजित करता है। अब यदि ये R की स्थिति P और Q के बीच में हो तो हम इस R को कहेंगे कि ये इसको आंतरिक रूप से विभाजित करता है। यदि R P Q से बाहर हो तो हम कहेंगे कि ये R बाह्य रूप से विभाजित करता है। तो मान लीजिए कि आंतरिक रूप से विभाजित करता है, तो उस स्थिति में बिंदु P Q R के जो निर्देशांक हमें प्राप्त होंगे वो इस प्रकार से होंगे: m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n, m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n और m z2 प्लस n z1 अपान m प्लस n। और यदि ये बाह्य रूप से विभाजित करें तो यहाँ पर जो प्लस चिन्ह है उसके जगह पर माइनस चिन्ह आ जाता है। देख सकते हैं हम, ये माइनस चिन्ह आ गया और सूत्र इसी प्रकार से प्राप्त होंगे। तो इस तरह से दो स्थितियों में हमने प्राप्त कर लिया। यदि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना हो तो मध्य बिंदु 1:1 में विभाजित करता है। तो इस सूत्र में m के स्थान पर भी 1 और n के स्थान पर भी 1 रहने पर सूत्र मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें प्राप्त होंगे: x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2, z1 प्लस z2 अपान 2। आइए इस पर आधारित प्रश्न देखें। बिंदु 1 -2 3 और 3 4 -5 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। अब P x y z के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। A दिया हुआ है, यानी ये x1 y1 z1 दिया हुआ है, ये x2 y2 z2 दिया हुआ है और m अनुपात n 2:3 दिया हुआ है। तो सूत्र में हमने मान रखा, तो x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n। हल किया तो 9/5। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट को हल किया, z कोऑर्डिनेट को हल किया। तो ये आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिए। यदि बाह्य रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना हो तो हम यहाँ पर ऋण चिन्ह लगाएंगे और मान रखने पर हमें प्राप्त होगा -3 -14 प्लस 19। इसी तरह से विभाजन सूत्र का उपयोग करके हम बता सकते हैं कि ये बिंदु संरेखीय है। अगर ये बिंदु संरेखीय है तो ये बिंदु एक दूसरे को किसी निश्चित अनुपात में विभाजित करेंगे। तो मान लिया कि वो P AB को K अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो ये M और ये N हो गया। तो इस स्थिति में ये A और ये जैसा कि हम देख रहे हैं बिंदु C यदि A और B को K अनुपात 1 में विभाजित करें तो बिंदु A और B को K अनुपात 1 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे 2K - 4 अपान K + 1। हम सूत्र लगा दें यहाँ पर m1 x2 m x2 माइनस प्लस n x1, तो 2 इंटू K प्लस -4 इंटू 1, तो 2K - 4 अपान K + 1। इसी तरह से 4K + 6 अपान K + 1 और ये बिंदु C होगा 14 0 -2। तो ये कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, तो 2K - 4 अपान K + 1 बराबर 14 और इससे K का मान हमने प्राप्त कर लिया -3/2। और K का मान यदि हम -3/2 यहाँ पर रखें तो हम प्राप्त करेंगे 0 और यहाँ पर रखें तो प्राप्त करेंगे -2। इसका मतलब यह हुआ कि 14 0 -2 वो बिंदु है जो AB को 3:2 में विभाजित करता है और इसीलिए ABC संरेख है। इसी तरह से यदि किसी त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना हो तो केंद्रक ज्ञात करने के लिए हम जिस सूत्र का उपयोग करेंगे वो है x1 + x2 + x3 अपान 3, y1 + y2 + y3 अपान 3, z1 + z2 + z3 अपान 3। और ये सूत्र हमें प्राप्त होता है इस अवधारणा से कि माध्यिका केंद्रक 2:1 में विभाजित करती है। तो आइए इसके ऊपर आधारित प्रश्न देखें। आइए
बिंदु -2, 3, 5 और 1, -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। चित्र में हम देख सकते हैं ये बिंदु ए और बी है, जिनको बिंदु सी 2:3 में आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है। तो सूत्र जो हम उपयोग में लाएंगे वो है m1x2 + nx1 अपान m + n, my2 + ny1 अपान m + n और mz2 + nz1 अपान m + n। यहाँ पर हम m और n के जो मान रखेंगे वो 2 और 3 रखेंगे। ये बिंदु x1 y1 z1, ये बिंदु x2 y2 z2 सूत्र में हमने मान रखा और इसको जब हमने हल किया तो हम बिंदु के निर्देशांक प्राप्त कर रहे हैं -4/5, 1/5 और 27/5। ठीक इसी ढंग से यदि बिंदु सी बाह्य रूप से विभाजित करे ए और बी को, तो हम देख सकते हैं बिंदु सी की स्थिति बाहर हो गई है। अब ए और सी और बी का अनुपात 2:3 हमें प्रदर्शित हो रहा है। तो इस स्थिति में बिंदु सी के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र हमारे लिए mx2 - nx1 अपान m - n, my2 - ny1 अपान m - n, mz2 - nz1 अपान m - n। ये बिंदु x1 y1 z1 और ये बिंदु x2 y2 z2 सूत्र में हमने मान रखा और इसको जब हमने हल किया तो बिंदु के निर्देशांक हम प्राप्त कर रहे हैं -8, 17, 3। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि बिंदु P, Q और R संरेख है, तो वह अनुपात ज्ञात करना है जिसमें बिंदु Q PR को विभाजित करता है। ये बिंदु P है, ये बिंदु R के निर्देशांक हैं, Q बिंदु इनके बीच में है जो K:1 में विभाजित करता है। तो इस सूत्र में हमने, चूंकि हम जानते हैं बिंदु Q के निर्देशांक, यदि इसको K:1 में विभाजित करेंगे तो इस सूत्र का हमें उपयोग करना है। तो बिंदु A, P और बिंदु R के हमने ये मान रखे और अनुपात K:1 में रखा। तो बिंदु Q के निर्देशांक हमें प्राप्त हो रहे हैं 9k+3 अपान k+1, 8k+2 अपान k+1 और -10k -4 अपान k+1। लेकिन हमें दिया हुआ बिंदु Q = 5, 4, 6, तो ये बिंदु 5 होगा, ये बिंदु 4 होगा और ये -6 होगा। तो हमने तुलना की और तुलना करने के बाद में हम देख रहे हैं बिंदु K के निर्देशांक हमें प्राप्त हो रहे हैं K = 1:2। तो तीनों समीकरणों से हमें यही परिणाम प्राप्त हो रहा है, इसलिए बिंदु K Q PR को 1:2 में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। अगला प्रश्न है बिंदु -2, 4, 7 और 3, -5, 8 को मिलाने वाला रेखाखंड YZ तल द्वारा जिस अनुपात में विभाजित होता है उसे ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं YZ तल में x निर्देशांक 0 होता है, इसलिए जो प्रतिच्छेदित बिंदु होगा वो 0 YZ होगा, यानी x कोऑर्डिनेट 0 होगा उसका। अब ये बिंदु दिए हुए हमें A, B और ये बिंदु 0 YZ इसको 1:1 में विभाजित करता है, यानी इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 लेना है हमें और x कोऑर्डिनेट होता है mx2 + nx1 अपान m + n। तो m के स्थान पर तो k है, n के स्थान पर 1 है, ये x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है। तो सूत्र में हमने मान रखा, तो ये 0 बराबर x कोऑर्डिनेट 0 बराबर mx2 + nx1 अपान m + n मान रखा और इसके बाद में इसको हमने हल किया तो k का जो अनुपात हमें प्राप्त हो रहा है वो 2:3 प्राप्त हो रहा है। इसी ढंग से अगला प्रश्न है, विभाजन सूत्र का प्रयोग करके हमें बताना है ए, बी और सी संरेख है। तो यदि बिंदु सी संरेख है तो ये किसी अनुपात में इसको विभाजित करेगा और सी निर्देशांक अब हमें यहाँ पर 0 दिए हुए हैं। ठीक पिछले प्रश्न के समान हमने कोऑर्डिनेट याद कर लिए और हम देख रहे हैं K:1 का मान 2:1 प्राप्त हो रहा है और सी का x निर्देशांक, चूंकि y निर्देशांक 1/3 है, यहाँ पर ये y निर्देशांक है, यहाँ त्रुटिपूर्ण ढंग से x लिखा हुआ है, इसको y समझें। तो y कोऑर्डिनेट हमने देखा k×2 + k×-3 अपान k+1 बराबर 1/3 और इससे जब हमने हल किया तो भी हम प्राप्त कर रहे हैं k = 2, यानी 2:1।
और z कोऑर्डिनेट से भी हम देख रहे हैं कि ये अनुपात हमें 2:1 में विभाजित कर रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं बिंदु C रेखा AB को 2:1 में आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है, इसलिए बिंदु ABC समरेखीय है। बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखा को समान रूप से त्रिविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब समान रूप से यदि 3 भागों में विभाजित करेंगे तो ये P और R1 का अनुपात 1:2 होगा, और इसी तरह से यदि हम R2 निकालें तो उसका अनुपात 2:1 होगा। हमें R1 और R2 ज्ञात करना है, तो पहले 1:2 लेकर के हम R1 का मान ज्ञात कर लेंगे और 2:1 लेकर के R2 का मान ज्ञात कर लेंगे। हम देख सकते हैं ये R1 की स्थिति है, R2 की स्थिति यहाँ होगी, और इस तरह से ये 3 भागों में विभाजित हो जाएगा। तो पहले हमने R1 के निर्देशांक ज्ञात कर लिए, ये बिंदु x1 y1 z1, ये बिंदु x2 y2 z2, और अनुपात 1:2 लेकर के हमने सूत्र का उपयोग किया, और इसको हल करने के बाद हम देख रहे हैं R1 के निर्देशांक 6 - 4 - 2। इसी तरह से R2 के लिए अब अनुपात 2:1 हो जाएगा। सूत्र में हमने मान रखा, और इसको जब हमने हल किया तो हल करने के बाद हम R2 के निर्देशांक प्राप्त कर रहे हैं। तो इस ढंग से हम लोगों ने त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय प्राप्त कर लिया, जिसका उपयोग हम आगे आने वाली कक्षाओं में भी करेंगे और गणित की अवधारणाओं को और सरल ढंग से समझने में भी करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।